इंडिया ने रिसेंटली अब्सटेन कर लिया है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन था जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन पे वोटिंग की बात थी, तो इंडिया ने वहां से अब्सटेन कर लिया। देखेंगे हम ऐसा क्यों हुआ है। सेकंड हम देखेंगे ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ टर्म क्या है और इंडिया एज ए लीडर कैसे ग्लोबल साउथ का लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है टू ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, ये हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। मेरा नाम नेहा है और आज हम स्टार्ट करेंगे 20 सितंबर 2024 की एडिटोरियल को एनालिसिस। ठीक है, अब देखो जैसे आपको पता है कि हम 5 प्रीलिम्स की न्यूज देखते हैं जो फैक्ट रिलेटेड है, फिर एक एडिटोरियल को डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें आपके 2024 में 51 सिलेक्शंस थे, 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिसमें जो अनिल कुमार है वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारी एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें अभी अभिमन्यु चल रहा है बैच। ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम्स की और मेंस की इंटरव्यू की फुल फ्लैश तैयारी करवाई जाएगी, प्रॉपर प्रीलिम्स से लेके आपके इंटरव्यू तक की जर्नी। ठीक है, आपको ये दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और आप इसको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों मोड में आप इसको ले सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है, आप इस पे भी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस को। ये हमारा इंडेक्स हो जाता है। देखो पेज 4 पे प्रीलिम्स की फैक्ट की न्यूज आई कि इंडिया ने अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो आपका वोटिंग थी आपकी यूनाइटेड नेशन असेंबली की, वहां पे इंडिया ने क्या कर लिया, अब्सटेन कर लिया, वोट नहीं दिया है। ठीक है, 43 अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद सेकंड न्यूज हमारी प्रीलिम्स फैक्ट की रिगार्डिंग हो जाती है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखेंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया था, मोहनजोदड़ो को किसने डिस्कवर किया था, और किन रिवर्स के बेस पे है, यहाँ पे क्या क्या फाउंड हुई, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 7 पे सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे ट्रू कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हमें हॉस्पिटल से इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है, हम जाते हैं अपनी तबियत को ठीक करवाने हॉस्पिटल में, है ना, हम हमारे फंक्शन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन हम वहां पे जाते हैं तो वहां से हमें इन्फेक्शन मिलता है रिटर्न में। क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती है, क्लीनिंग नहीं होती है, या वहां पे और अदर डिजीज होती है जो हमारे साथ वहीं से ही इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी हॉस्पिटल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कंसर्न का इशू है और इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो केरला रिड्यूस मोर्टेलिटी फ्रॉम अमीबा। ये आपका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मिनीगो एनसी फाइटस। ठीक है, ये आपका अमीबा है, इससे है ना क्या हो रहा है, इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। तो इस अमीबा से क्या होता है कि ये वाटर के थ्रू, स्विमिंग के थ्रू आपके ना ब्रेन, सांस से, आपकी नोज से, आपके माउथ से जाता है, तो ये आपके ब्रेन को ईट करता है। इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम एआई डेवलपमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट वीम यूएन वॉन्ट्स। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मार्केट एक ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो एआई को चलाएगा, आपको उसके अलावा भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस में क्या देख सकते हैं हम, देखो इसमें हमारा आज का है कि इंडिया है वो कैसे एक ग्लोबल लीडर का काम कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं एक्लेमेशन फॉर एन इंडिया लीडरशिप दैट स्टिल एंड्यूअर्स। ठीक है, कैसे इंडिया अभी लीडरशिप का काम कर सकता है ना, इसके प्रोसेस में रह सकता है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो इसमें अभी बहुत सारी न्यूज आएंगी, इसको हम कवर करेंगे, बट अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने ना आपके जो इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर पे क्या किया है, आपका विड्रॉ कर लिया है, मतलब उस पर अब्सटेन कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो इसमें आपकी न्यूज में क्या है कि इंडिया ने किससे अब्सटेन किया है। जो आपकी डिसीजन emphasize that necessity of dialogues and diplomacy is addressing to complexity of the Israel and Palestinian conflict। जो इसराइल और पैलेस्टीन है ना हमारे लिए, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है इंडिया के लिए, दोनों के लिए ही इंडिया की रिलेशनशिप अच्छी है। तो ऐसे ऐसे जब जैसे यूक्रेन और रशिया है, उनमें जब वॉर की सिचुएशन थी, वहां भी इंडिया ने क्या कर लिया था, अब्सटेन कर लिया था। जब आपके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आप एक को फेवर और एक को अनफेवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंडिया बेसिकली क्या बोलता है कि आप वॉर से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, यू नीड टू डायलॉग।
आपकी क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो आंसर्स होते हैं ना उसमें कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि नेसेसिटी ऑफ डायलॉग्स, आपको डायलॉग्स और डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है, उससे आप किसी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करो रादर देन वो। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें कि 181 कंट्रीज ने रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था जिसमें 124 कंट्रीज ने उसको पास किया है, बट 43 कंट्रीज जो आपके नेशन है उन्होंने अब्सटेन कर लिया है, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन की बात बोलता है कि आपके दोनों स्टेट को मिलकर उस पर वार्तालाप करनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो मैन्युफैक्चर वर्ल्ड डाइवर्टेड है, वो यूक्रेन की तरफ इंडिया डाइवर्टेड है, बट इंडिया ने इस पे स्टांस लिया कि स्पेक्युलेटिव है और मिसलीडिंग है, ठीक है। इंडिया का जो मेन मोटिव होता है ना वो नॉन इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट मत करो, उनकी इंटरनल रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट मत करो, आपका क्या फायदा और उस फायदे को देखो, और पीस बना के रखो ना, पीस होना चाहिए और डायलॉग से आप काम करो रादर देन आप वोट से कर रहे हो। ये आपका सार होता है इसका, है ना। इस पे आर्टिकल्स हो रहेंगे, आप उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अनाउंस इन 1924 बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी थी उसको अनाउंस किया था। उसमें हमने देखा सोफिस्टिकेटेड ब्रोंज एज के बारे में हमने जाना। आप जैसे इसमें स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हो कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, कैसे आपके ना जो ग्रिड सिस्टम होता है 90 डिग्री का एंगल हो गया, प्रॉपर प्लानिंग होगी, सिटाडेल्स हो गए, आपके वेल हो गए, ग्रेट बाथ हो गया, आपका डांसिंग गर्ल की इमेज होगी ना जो ब्रोंज इमेज है। तो ये सब क्या है, ये हमें वहां से मिले, वो अवशेष मिले, तो क्या दिखाते हैं वहां पे, एक है ना अच्छी प्लानिंग है, अच्छा क्राफ्टमैनशिप है, ठीक है, अच्छा आपके मैरीटाइम ट्रेड है, चैलेंजिंग प्रीवियस हिस्टोरिकल अजम्पशन अबाउट एंशियंट इंडिया। देखो इसमें क्या बात कर रहा है कि सितंबर 20 1924 में लंदन के न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश हुई थी, जो जॉन मार्शल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जब हेड जर्नल थे उन्होंने उस टाइम इसको पब्लिश किया था। इन्होंने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात की थी हड़प्पा कल्चर के अंदर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जॉन मार्शल ने क्या थे उस टाइम के डायरेक्टर थे आपके किसकी, एएसआई। अब मुझे आप कमेंट करके प्लीज बताएं कि आपकी हड़प्पा की डिस्कवरी किसने की थी, मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में लोकेटेड है जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। इसमें क्या था, आपका टाउन प्लानिंग था, आपका जो डॉकयार्ड था, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड था, ये भी आप कमेंट करके बताओ, ये आपको पता होना चाहिए ना जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो तो। टाउन प्लानिंग हो गया आपका, वाटर मैनेजमेंट हो गया आपका, ब्रोंज एज होगी, कॉपर आर्टिफैक्ट्स क्रिएशंस मिले हैं, इंट्रिकेट सील कार्विंग मिली है, दयाराम साहनी, और देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ये यहीं पे आ गया, दयाराम साहनी ने और आपके राखल दास बैनर्जी, टू एएसआई आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की है आपकी हड़प्पा की, दयाराम साहनी ने, और बैनर्जी ने आपकी की है मोहनजोदारो की 1990 1922 में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये जो आपकी हरप्पन और मोहनजोदारो है वो लोकेटेड 640 किलोमीटर अपार्ट, लीडिंग हिम टू कंक्लूडिंग दे दैट दे वर पार्ट ऑफ द सेम सिविलाइजेशन। यानी जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है और जो आपकी मोहनजोदारो 640 किलोमीटर के आसपास एक दूसरे से दूर है, और वो इंडिकेट करती कि उस टाइम में ऐसी सिविलाइजेशंस थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बना, क्योंकि आपकी बहुत सारे एरियाज में सेम सिविलाइजेशंस मिली है। अब मुझे बताओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लास्ट एक्सटेंट था, मतलब जो लास्ट वो था आपके वेस्टर्न एरिया में, वो कौन सी साइड थी जो आपकी लास्ट साइड थी कि यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है, आपकी मतलब नॉर्दर्न मोस्ट और आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड बताओ प्लीज आप कमेंट करके। इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि 3 फेज में आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जैसे पहला क्या हो गया आपका अर्ली फेज हो गया, अर्ली फेज आपकी 3200 से लेके 2600 तक की थी, फिर आपकी मैच्योर फेज होगी, मैच्योर के बाद आपकी लेट फेज होगी, है ना। मेजर साइट कौन सी है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, गनवेरी वाला है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा। राखीगढ़ी साइट कहाँ लोकेटेड करती है, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडस और सरस्वती आपकी रिवर से इनके आसपास 1500 साइट मिली है, ठीक है। और आपके आशको पारपोला हाइलाइट्स की फीचर्स करते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट होती थी उस टाइम में, बर्न ब्रिक मिली है आपकी, कंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप पूरा इसको स्टैटिक से भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर ये न्यूज में आया है तो आपको एक बार इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, एचसीएस और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए कोर एरिया होता है जहां से क्वेश्चन आते, थीम एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होता है सोशल जस्टिस हेल्थ के ऊपर।
इसमें हम देखते हैं द राइज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन इंडिया हैज प्रमोटेड कंसर्न रिगार्डिंग पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर क्वालिटी। देखो क्या होता है कि पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, अपनी क्योर करवाने, अपनी केयर करवाने, या अपना कोई भी जो भी उनको डिजीज है उससे क्योर करवाने के लिए वो चले जाते हैं हॉस्पिटल। बट हॉस्पिटल में इतने प्रॉपर सिविलाइज्ड चीजें नहीं है। वहां पे क्या है कि अपना उनका जो अलग, जैसे कोई और डिजीज हॉस्पिटल में आई हुई है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। मतलब अगर बहुत प्रॉपर क्लीननेस नहीं है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं ऑपरेशन के रिगार्डिंग, सर्जरी के रिगार्डिंग, ठीक है, लैक ऑफ क्लीननेस होगी, है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, लैक ऑफ आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, तो इनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ता है। और ये इंडिया के अंदर है ना, जो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रियां तो इसको मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री ना, उनके लिए बहुत कंसर्न का इशू है। जैसे आपकी अफ्रीकन कंट्रीज होगी, वहां पे तो मतलब इस पे इतना फोकस ही नहीं है। देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, आर इन्फेक्शंस दैट पेशेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर स्टे इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, टिपिकली अकरिंग 48 आवर्स और मोर आफ्टर एडमिशन। जब एडमिशन होने के बाद, एडमिट होने के बाद पेशेंट अगर हॉस्पिटल से कोई डिजीज एक्वायर कर रहा है आपके 48 आवर्स या उससे ज्यादा में, तो उसको हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये नाम से भी क्लियर है कि हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, दीज इन्फेक्शन कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से आ सकते हैं। किस किस से आ सकते हैं? आपके सर्जिकल प्रोसीड्यूर से आ सकते हैं, आपके मेडिकल डिवाइसेस से आ सकते हैं, एंड आपके हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से आ सकते हैं। सर्जरी, जो आपकी सर्जरी हो रही है उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां से आ सकते हैं। आपके हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है उससे आ सकते हैं। बहुत बार ऐसे नहीं बोलते कि हम जब हॉस्पिटल से घर आते हैं तो अपने आप नहाना चाहिए, अपने कपड़े वॉश करने चाहिए, कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन आप साथ तो नहीं लेके आ रहे हो ना, तो हम हमारे सेल्फ अवेयरनेस भी होती है उसमें ना। तो ये फैक्टर सही सोर्सेज हैं जहां से आपका क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। कंसर्न क्या है इसके रिगार्डिंग? देखो इंक्रीज क्या करता है, मोरबिडिटी एंड मोर्टेलिटी। देखो मोरबिडिटी, मोर बीडीटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हाई चांसेस ऑफ एक्वायर इन्फेक्शन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फेक्शन होने के चांस हो, ठीक है। मोर्टेलिटी क्या होता है, आपकी डेथ होती है। अब देखो मोर्टेलिटी और मोरबिडिटी आपका ये क्या है, मोर बीडीटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप सपोज दैट कोविड में आप हॉस्पिटल गए हो, आप शुगर के पेशेंट हो, बट आपको कोविड का इन्फेक्शन लग गया, तो अब क्या होगा, आपकी जो मोर्टेलिटी के वो चांसेस क्या हो गए, इंक्रीज होते हैं। और ये एक रीजन भी है, कोविड में बहुत बड़ा कंसर्न रहा था कि कैसे नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट को अलग रखें, है ना। सेकंड हमारे लिए हो जाता है फाइनेंशियल बर्डन। अब देखो कोई एक पेशेंट गया है प्राइवेट हॉस्पिटल, वो वहां पे रहा है 2 दिन के लिए, उसका तो उसको पैसे पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब वो वहां से इन्फेक्शन अडॉप्ट कर रहा है और उसकी वजह से फिर वो वहां रह रहा है। तो अब क्या हो रहा है उसके पास फाइनेंशियली बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है। ये फाइनेंशियली बर्डन किस पे, पेशेंट पे आ रहा है, हॉस्पिटल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ये भी आपके लिए क्या हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है पेशेंट के ऊपर, कि वो हॉस्पिटल से एक नई डिजीज लेके आ रहा है और फिर वो अगेन उसके लिए आपके उसमें हॉस्पिटलाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या है, हॉस्पिटल अकाउंटेबिलिटी फॉर इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन। देखो हॉस्पिटल की अकाउंटेबिलिटी बनती है, हॉस्पिटल की क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है यहाँ पे, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल। अगर हॉस्पिटल की किसी भी कमी की वजह से, उसकी लैक ऑफ फंक्शनिंग की वजह से अगर एक पेशेंट में कोई भी डिजीज आ रही है, कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास बनेगी, हॉस्पिटल के साथ बनेगी। तो एक भी एथिकल डायलेमा हमारे कंसर्न का इशू हो जाता है। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि ऐसा आपकी बॉडी में एक ऐसा वो शील्ड बन जाना कि आप किसी भी बैक्टीरिया के और उसके रेजिस्टेंट हो जाए। सपोज दैट आप एंटी माइक्रोबियल का, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, तो आप किसी भी दवाई को अगर आप खा रहे हो तो आप पे वो दवाई का असर नहीं होगा। आप इस कदर हैबिचुअल हो चुके हो, या आपके जो बैक्टीरिया वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, अब उन पे कोई भी वैक्सीन या किसी भी ड्रग का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट आपके अंदर बनना, वो भी आपका हॉस्पिटल से एक्वायर हो सकता है। ये भी एक कंसर्न है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस इंडिया। देखो मैंने बताया आपको कि डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास क्या है, अच्छे हॉस्पिटल हैं, बेटर सैनिटाइजेशन है, बेटर क्लीननेस है, प्रॉपर अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग में, तो वो इसको मैनेज कर लेते हैं। उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट होती जितनी इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यही बोल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, स्ट्रिंगेंट रेगुलेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी, ठीक है, वो खुद अकाउंटेबल होते हैं उस चीज के लिए। किसके लिए? आपकी एच ए
HAIS के लिए, ठीक है। इंडिया स्पेस क्या करते हैं, डाइवर्स स्टैंडर्ड्स करता है इसमें, है ना। लीडिंग टू हाइयर इन्फेक्शन रेट है इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल बर्डन्स पड़ता है पेशेंट के ऊपर, इम्प्रूव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हो गए। देखो ये आपके मेजर्स दिए हैं, ये आप डायग्राम प्रॉपर, आप ऐसा डायग्राम अगर आप मीन्स में बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है कि आप सेफ्टी कल्चर रखो, ठीक है। आप उसको पहले खुद के बेसिस पे और हॉस्पिटल अपने बेसिस पे, खुद के बेसिस पे उसको सेफ्टी करे। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि फॉलो गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस अगर किसी दूसरी कंट्री में, यूएसए में अगर गाइडलाइंस मेजर्स हैं अगर आपके हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो उनको इंडिया में भी अडॉप्ट करो, और अडॉप्ट नहीं, उसको आप इम्प्लीमेंट भी करो और उसको प्रॉपर फॉलो करो। फिर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक आपका स्टीवर्डशिप, ठीक है, स्टीवर्डशिप, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो एंटीबायोटिक जो आपका रेजिस्टेंट बन रहा है उससे भी आप डील करो, ठीक है। फिर सर्विलेंस करो कि आपका कितना डेटा है, आप डेटा प्रॉपर मैनेज करो, ठीक है। स्क्रीनिंग करो, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट हाइजीन करो और हैंड हाइजीन करो, यानी आप हैंड हाइजीन का मतलब प्रॉपर सब हाइजीन करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, उसको सर्विलेंस करो, आप देखो कितना डेटा है, कितना इन्फेक्शन फैल रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कौन सी चीज से ज्यादा हो रहा है, ताकि हम उस पर प्रॉपर फंक्शन करें ना। तो इसको आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हो जाता है, देखो इसमें वे फॉरवर्ड हमारा रह गया। देखो वे फॉरवर्ड में क्या है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर, आप डिस्क्लोज करो कि कितना इन्फेक्शन उससे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स रखो, ठीक है। जैसे जो आपकी डेटा होती है, इंश्योरेंस कोलेब्रेशन करो, जो इंश्योरेंस कंपनी उसके साथ कोलेबरेट करो। अगर हॉस्पिटल में ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, ऐसे अगर आपके वो हो रहे, तो पेशेंट को भी इंश्योरेंस मिलना चाहिए उस चीज का, और हॉस्पिटल पे भी बर्डन कम आएगा इससे, ठीक है। पेशेंट को एजुकेशन करो, अवेयरनेस होनी चाहिए। नो चार्ज पॉलिसी, यानी अगर हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए पेशेंट से चार्ज ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है, इसमें आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में है कि केरला एज अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ अमीबा, आपका मेनी गो एससी फाइटस केसेस emerge in 2024 affecting children and adults। इसमें क्या है, आपका ये नाइजेरिया करके कुछ इसके जो आपका अमीबा है उसका नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई फर्टिलिटी रेट होती है, जो आपका, जैसे अभी आपने रिसेंट केस सुने होंगे, जैसे स्विमिंग करने जाते हो तो स्विमिंग पूल में आपके अमीबा मौजूद है, आपकी नोज से ये जाता है और आपके ब्रेन में जाता है, और 2 से लेके 15 दिन तक वो आपके ब्रेन को खाने लगता है, और उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ह्यूज चांसेस होते हैं किसके, डेथ रेट के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केरला ने इसको मैनेज किया है, ठीक है। 97% ग्लोबली फर्टिलिटी रेट है, लेकिन रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट कितने की है, 26% की है, ठीक है। इस केसेस में उन्होंने यूएसए के जो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है वो अडॉप्ट किए हैं। अभी किससे होता है ये, आपका नाइजेरिया फ्लोरिया अमीबा है, उससे होता है। 2 से 15 दिन में पता लगता है। इनहेल ऑफ वाटर होता है, स्विमिंग और डाइविंग से होता है, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देके आपको इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गवर्नेंस से रिलेटेड है, GS2 में यूएन experts have raised concern about the need for global coordination in artificial intelligence developing highlights the exclusive of developing countries for discussion। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए यूएन ने क्या एक कंसर्न रेज किया है कि यूएन जो आपका है ना, वो क्या कर रहा है कि जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बहुत कंटिन्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातें कर रहे हैं, तो आपको अब है ना इसकी एक वो हो जानी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए इसकी कंसर्न क्या है। जैसे एआई है, अगर हम उसको मार्केट फैक्टर्स पे छोड़ देंगे तो मार्केट अपने यूज के लिए उसको कैसे भी यूज करेगा, यानी उसका मिसयूज करने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही रिस्क एसोसिएटेड बता रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका जो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एआई पे क्या होता है, टूल टू इनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन एंड गवर्नेंस अराउंड एआई। यूएन क्या बोल रहा है कि आपके ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन करो, ठीक है। कोऑपरेट करके आपकी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए, ठीक है। करंट जो गवर्नेंस डेफिशिट हमें देखने को मिल रही है कि है ना, 193 यूएन मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से सिर्फ 7 लोगों ने एआई का इनिशिएटिव लिया है। यानी कंसर्न की बात है कि सिर्फ 7 कंट्रीज एआई के ऊपर बोल रही है, 118 आर अब्सेंट, यानी मोस्टली कंट्रीज एआई के जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल उसकी बात है एआई की कि कैसे उसको यूज किया जाए, कैसे उसके मैनेज किया जाए, वहां पे अब्सेंट हो गई है। देखो यहाँ पे इंडिया का क्या रोल प्ले होता है, इंडिया यहाँ पे एक ग्लोबल लीडर का काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अगर हमने ये डेवलप्ड कंट्रीज को दे दिया ना, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, ग्लोबल साउथ की तो आवाज ही नहीं होगी। यही बोल रहा है कि फ्रॉम द ग्लोबल साउथ में से आपका 118 कंट्री ने absent कर लिया। यहाँ पे इंडिया का रोल आता है, ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसको नहीं कवर करेंगे। प्रो आपका प्रोपोज सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप इसको एस्टैब्लिश ऑफ अ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप के साथ इसको आप एस्टैब्लिश करो और प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करो विद अ ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें यही बोल रखा है कि आपका ना रोबस्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एआई रिस्क assessed a major comprehensive international institution with monitoring and enforcement power may be necessary। तो जो आपका एनफोर्समेंट पावर होगी ना, वो प्रॉपर नेसेसरी, मतलब अच्छे से आपको क्या करना है कि एआई की जो भी कंसर्न उसको अच्छे से मैनेज करो, उसकी गवर्नेंस पे काम करो और कंट्रीज को मिलकर कोलैबोरेट करके उसको डील करना चाहिए, मार्केट फैक्टर्स पे नहीं देना चाहिए। आज के आर्टिकल में इतना ही था इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप मार्केट के हाथ में छोड़ दोगे तो ये चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस है इसमें? जैसे आपका क्या होगा, डिसइंफेक्शन होगा। ठीक है, रियलिस्टिक डीफेक होगा, ऑटोनोमस वेपन्स होंगे और पोटेंशियल मिसयूज होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रियलिस्टिक डीफेक, डीफेक क्या होता है आपका, जैसे मैंने डार्क पैटर्न बताया था, डार्क पैटर्न क्या था कि आपको मन नहीं है कोई चीज खरीदने का, बट वो बार बार आपको गूगल वही चीज शो कर रहा है जो आप सर्च कर रहे हो। ऐसे डीफेक क्या होता है, डीफेक वो एरिया होता है जहां तक आप रिसर्च करके पहुंच रहे हो, जिसमें आप पासवर्ड लगा रहे हो, तो वो जो डीफेक होता है ना, उसके नीचे एक डार्क वो वेब होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी आई से अलग रहती हैं। ठीक है, अगर डार्क वेब तक ये चीजें पहुंच रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रेगुलेट नहीं करोगे, तो वहां पे टेररिज्म भी होगा, वहां पे करप्शन भी होगा, ब्लैक मनी भी होगी, मतलब सारी चीजें वहीं के अंडरग्राउंड होके जाएंगे। तो आपको इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा कंसर्न का इशू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा थ्रेट है, हम इसको मेजर्स लेने चाहिए, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा एडिटोरियल है। ठीक है, एडिटोरियल से पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो। The long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एलोबरेट करो। देखो इसमें हम बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि अगस्त 19 और से 21 में आपके मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, अनवर इब्राहिम डिलीवर्ड लेक्चर डिलीवर्ड किया था। उन्होंने बोला था यूनिटी इन ग्लोबल साउथ, प्रेसिंग लीडर्स इंडियाज लीडरशिप इन फोरकास्टिंग कोऑपरेशन विद द ग्लोबल नॉर्थ। देखो कैसे इंडिया, ग्लोबल साउथ क्या बोल रहा है, आपका एक ग्लोब है, ग्लोब में जो आपकी नीचे कंट्री, आप बेसिकली देखोगे अफ्रीका है नीचे, तो अफ्रीका की कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है, लिस्ट डेवलप है, डेवलपिंग है, उनको एज ए लीडर इंडिया क्या करेगा, हेल्ड करेगा। इंडिया उनकी क्या करेगा, वॉइस बन के काम करेगा। तो इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो आपके मेलेनेशिया के हैं, हाँ मेलेनेशिया प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोल रहे हैं कि आपके ग्लोबल साउथ से और ग्लोबल नॉर्थ को आपको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एज ए लीडरशिप। ठीक है, जैसे आपके एंड्यूरिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, विवेकानंद जी रहे हैं, गांधी जी हो गए, टैगोर जी हो गए, ऐसे ही इंडिया उनको उनके जो कोर प्रिंसिपल्स है उनको लेके चल सकता है। जैसे पीस हो गया आपकी, है ना, जैसे वेलफेयर हो गया आपका, नॉन वायलेंस हो गया, इन प्रिंसिपल्स को लेके कैरी ऑन कर सकता है। ग्लोबल साउथ इज अ defining feature of the new world order emphasizing unity amongst in diversity। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि कैसे इंडिया आपके डाइवर्सिटी में यूनिटी का काम कर सकता है एज ए ग्लोबल साउथ लीडर। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, कोऑपरेशन विद द ग्लोबल नॉर्थ एज इक्वल रादर देन द अडॉप्टिंग एंड एक्सक्लूसिवली स्टांस। आप अलग से कोई स्टांस ना लेके चलो, है ना, कि ग्लोबल साउथ अलग है, ग्लोबल नॉर्थ है अलग है, इंडिया ग्लोबल साउथ को लेके अपना काम कर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ अपना कर रहा है, नहीं। आप ग्लोबल साउथ को लेके और ग्लोबल नॉर्थ के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको मिला के काम करो। ठीक है, ताकि हम उनको भी उस लिस्ट में लेके आ सके, है ना, उनकी एक वॉइस बन सके। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि इंडियाज लीडरशिप ग्लोबल साउथ पे कैसे लीडरशिप का काम कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इन ड्राइविंग ग्लोबल साउथ एजेंडा ऑन द ग्लोबल स्टेज के ऊपर हम इनके जो एजेंडा उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपकी G20 की समिट हुई थी, इंडिया ने वहां पे लीडरशिप का काम किया था, वहां पे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की वॉइस बनी थी। इसके बाद क्या बोलते हैं, कमिटमेंट टू फॉर्मिंग यूनिटी फ्रंट उसको लेके आया है, रिकॉग्नाइज एज अ embodying foresight grants and a well structured plan to evaluate the global south's role। ठीक है, एक प्रॉपर ग्लोबल साउथ का रोल को इवेलुएट करके इंडिया एक फ्रंट पे आया है उसका एज ए रिप्रेजेंटेटिव G20 के अंदर। ठीक है, लीडरशिप के।
विजन क्या है इसका, इंक्लूसिविटी एंड कोऑपरेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ को बिल्कुल इंक्लूसिविटी, मतलब बिल्कुल नीचे लेवल तक आपकी क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हो, आपकी जो नीचे जो आपकी सबसे लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो आपके वहां पे, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और आपकी कोऑपरेशन की बात कर रहा है। ग्लोबल लीडरशिप इज रूटेड इन इंक्लूसिविटी, ठीक है, टू बैलेंस रिलेशनशिप विद ऑल ग्लोबल पावर्स, promoting a framework of cooperation with the global north and leading the global south. India's exemplified diplomacy based on mutual respect and equality. Mutual respect और equality के basis पे आप सबके inclusive development को लेके चलो, उनकी inclusive equality होनी चाहिए, उनके representation होना चाहिए। आपको ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। हिस्टोरिकल लिगेसी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस में क्या बोल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू टू इंस्पायर ग्लोबल लीडरशिप। देखो हमने ना क्या है, इंडिया ड्यूरिंग फ्रीडम, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब उधर भी कंट्रियों में सेम कॉलोनियल रूल था, तो सभी ने सेम अपनी हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारी जो ट्रस्टी विद डेस्टिनी क्या बोलती है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम फॉर ऑल होना चाहिए, विल रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया का क्या रोल प्ले करेगा, जस्टिस प्रोवाइड करने में, इक्वालिटी, फ्रीडम फॉर ऑल, इन सबको एज ए की जो हमारे वर्ड्स हैं जैसे गांधी हो गए, नेहरू के, उनके जो मोरल्स हैं उनको लेके इंडिया क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, सबके लिए। India's early leadership emphasized a democratic, prosperous nation focused on upliftment the common man. किसकी बात कर रहा है, कॉमन मैन के अपलिफ्टमेंट की, प्रिंसिपल दैट गाइड द नेशन इन इट्स करंट रोल, ठीक है। आपका जो इंडिया है वो क्या बात कर रहा है कि कॉमन मैन का वेलफेयर की बात कर रहा है कि कैसे कॉमन मैन का अपलिफ्टमेंट हो ग्लोबल साउथ में, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सटेंड बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। जो आपका न्यू वर्ल्ड है ना वो इससे बाहर होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे आपका सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स के लिए, आप रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट ना करें, आप जो चीज है जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, पीसफुल डायलॉग्स हो गया, आपके कॉमन मैन का इंटरेस्ट है यहाँ पे आपका कंसर्न होना चाहिए, रादर देन आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डायलॉग्स में उलझे हुए हो, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनिटी होनी चाहिए, आपकी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इंडिया फिलोसफर एंड लीडर्स क्या बोलते हैं कि आपका जो ग्लोबल साउथ है उसपे क्या होना चाहिए, आपकी ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। हेल्ड इंडिया बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेशन स्पीकिंग कॉर्पोरेशन बियॉन्ड मियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैंने बताया ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, ये वही सेम लाइनों को रिपीट कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अबोव होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, ठीक है। नॉन वोलेंस एंड इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है कि इंडिया में क्या बोल रहा है, हेटिंग द सिन नॉट द सिनर, यानी पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि आप जो क्राइम है ना उस क्राइम के बारे में बोलो कि क्राइम गलत है, पापी को तो हम सुधार सकते हैं बट पाप है वो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोले, नॉन वायलेंस हो, इंक्लूसिविटी हो आपकी, है ना, ये बार बार सेम चीजों को रिपीट कर रहा है। इंडिया डिजिटल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव हो, प्रेजेंट डे में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें भी इंडिया एक ग्लोबल लीडर का काम कर सकता है, जिसमें आपकी लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ लेके चल सकता है। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडियाज विजन डिजिटल इनिशिएटिव आर प्रेज्ड, आपके जो डिजिटल इनिशिएटिव है वो लिए जाए। इंडियाज एबिलिटी टू इंस्पायर बोथ रिस्पेक्ट एंड आपके एडमिरेशन, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोलते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पे इम्फेसाइज क्या करनी है, आपकी यूनिटी लाओ, इंक्लूसिविटी लाओ, कोऑपरेशन लाओ। जो आपका ग्लोबल साउथ है उसमें इंडिया क्या कर सकती है, एक लीडरशिप का वर्क कर सकती है, जहां पे क्या होगा, कमिटेड जो क्या है, कमिटमेंट्स टू आपका ब्रिंगिंग द गैप विद द ग्लोबल नॉर्थ, यानी जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में जो आपका गैप है उसको एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करे, वहां पे एक ब्रिज का रोल करे, ठीक है। इसके बाद क्या, नॉन वोलेंस इंक्लूसिविटी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी इंडिया कंटिन्यू। ये सेम बातें हैं जो आपके देखो इंडिया का अगर कहीं नाम आएगा तो ये 5-6 पॉइंट रखना, अगर ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ में कहीं भी इनका नेम आता है तो इंडिया क्या आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका नॉन वोलेंस होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, वेलफेयरिज्म होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये इंडिया का रोल प्ले करता है, यहाँ पे इंडिया एक ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टेम्पल स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड इन हरप्पन सिविलाइजेशन। इस पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह ट्रू और फॉल्स आना चाहिए कि आपके जो टेम्पल स्ट्रक्चर हैं वो इसमें मिलते थे कि नहीं मिलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये क्वेश्चन है।
Which site got the status of UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? कौन सी साइट आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और कब हुई है ये भी कमेंट करें आप। डेड सी लोकेटेड इन बिटवीन विच कंट्री? डेड सी आपकी किन कंट्रीज के बीच में लोकेट करती है? बहुत बार न्यूज में रहा है गोल्डन हाइट्स लोकेटेड। गोल्डन हाइट्स कहाँ लोकेट करते हैं ये बताओ आप, और क्या कंसर्न है गोल्डन हाइट्स से रिलेटेड वो बताओ। व्हाट इज द कॉज ऑफ लिम्फ स्किन डिजीज? लिम्फ स्किन डिजीज अभी काउज में आई थी, तो उसका क्या रीजन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, क्या है? आप ये भी कमेंट करके बताओ। तो आज का एडिटोरियल का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं कल के न्यू एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।